हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। अपने जो प्रीवियस वीडियो में देखा तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका इंट्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया था, उसका प्रिंसिपल समझाया आपको, फिर उसके अंदर फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो आते हैं वो आपको एक्सप्लेन किए और टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हमने आपको समझाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना है कि जब वाइब्रेशंस की बात करते हैं हम तो वाइब्रेशंस में भी सिलेक्शन रूल्स आते हैं। सो कौन से वाइब्रेशन को आपको सिलेक्ट करना है और कौन से वाइब्रेशन को नहीं करना है। सो इसीलिए सिलेक्शन रूल्स बनते हैं फॉर द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशंस, और उसमें भी यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है। उस सिलेक्शन रूल्स से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्टिव वाइब्रेशंस है या तो फिर फॉरबिडन वाइब्रेशन। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स भी है और एटम्स भी, एटम सब जुड़े हुए बॉन्ड से। तो जैसे आईआर रेडिएशन आप स्ट्राइक करते हो बॉन्ड वाइब्रेट होता है। तो अब वो वाइब्रेशंस के आपको आईआर ट्रांजिशन, आईआर एक्टिव वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा वो जानने के लिए अपना फर्स्ट रूल है जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसका सिंबल है स्मॉल आई। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल है और उसमें सेंट्रल एटम है और उस एटम की दोनों सेम डिस्टेंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर समझ लो कि ये मेरे दो एटम है और यहाँ पे मेरा सेंटर, मेरा ये मॉलिक्यूल एटम हुआ ब्लू कलर की मार्कर, और ये दो एटम है रेड एंड ग्रीन, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, पर जितने डिस्टेंस से ये मार्कर है उतने डिस्टेंस से ये मार्कर आएगी। तो मतलब कि आपके दोनों एटम सेंट्रल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वहां पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो उस वजह से क्या होगा कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपको जो ट्रांजिशन मिलेगा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन तो होगा रेडिएशन का, बट आईआर के अंदर आपको वो कोई वाइब्रेशंस ऑब्जर्व नहीं पता चलेगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। तो उसको हम बोलेंगे आईआर इनएक्टिव ट्रांजिशन, आईआर इनएक्टिव वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशंस आईआर में इनएक्टिव है वो सब वाइब्रेशंस रमन एक्टिव होंगे। ये रमन एक्टिव होंगे लेटर ऑन, आपका यूनिट सेकंड चैप्टर होगा यूनिट 2 का, उसके अंदर हम समझाएंगे रमन स्पेक्ट्रा किस तरीके से मिलते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई प्रेजेंट है तो आईआर इनएक्टिव वाइब्रेशन मिलेगा, बट उसको हम बोलेंगे रमन एक्टिव। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, आई इज एब्सेंट, तो होगा क्या, जो वाइब्रेशंस मिलेंगे उसको हम बोलेंगे आईआर एक्टिव वाइब्रेशन और उसको बोला जाएगा रमन इनएक्टिव। तो जैसे आपका अगर याद पता हो, CO2 मॉलिक्यूल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया था, लीनियर मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ पे मैंने CO2 मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर आपको देखना है तो ये देखो कार्बन एटम सेंटर में है, उसके जितने डिस्टेंस पे ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड वाला उतने डिस्टेंस पे राइट साइड वाला ऑक्सीजन है। तो हम कहेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई प्रेजेंट है। तो CO2 मॉलिक्यूल में तो आई प्रेजेंट है। आप अभी अभी बोलोगे सर आई प्रेजेंट है तो आईआर इनएक्टिव वाइब्रेशंस होंगे, बट आई प्रेजेंट है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रांजिशन देख रहे हो। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, स्ट्रेचिंग में दो टाइप, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। तो सिर्फ आई प्रेजेंट होने से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो आईआर एक्टिव है या आईआर इनएक्टिव, बट आपका मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा। अब CO2 मॉलिक्यूल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो CO2 मॉलिक्यूल में तीन वाइब्रेशंस मिलते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। तो हम पहले बात करते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, कार्बन है, दोनों ऑपोजिट साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है, इक्वल फोर्स से दोनों को खींचेगा, पुल करेगा वो। तो यहाँ पे आई प्रेजेंट हुआ, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डायपोल मोमेंट तो प्रेजेंट है ही, बट जो फोर्स हो रहा है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इक्वल फोर्स से। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि डायपोल मोमेंट आपकी जीरो हो जाएगी, और डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से आपका जो ट्रांजिशन है वो हुआ आईआर इनएक्टिव ट्रांजिशन।
अगर आपको याद है तो हमने बोला था कि CO2 मॉलिक्यूल के 4 ट्रांजिशन मिलते हैं, 4 वाइब्रेशंस मिलते हैं। IR वाइब्रेशंस हमें CO2 में 4 मिलते हैं, जिसमें से मैंने एक ये समझाया वो IR इनएक्टिव है, बट साइमल्टेनियसली अगर हम देखे ना जाए तो वो रमन एक्टिव होगा। क्यों? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है। अब यही CO2 मॉलिक्यूल के अंदर अगर इस केस को हम देखते हैं सेकंड में, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे लिखा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक मतलब सेम डायरेक्शन में ऑक्सीजन एटम कार्बन के बॉन्ड को वो खींचेगा। तो यहाँ पे देखो रेड कलर से मैंने डायरेक्शन दिखाई है, या तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन राइट साइड पे खींच जाएंगे या तो दोनों के दोनों लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? कुछ ऐसा कि अगर राइट साइड पे जा रहे हैं तो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा हो जाएगा, दूसरे का बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बॉन्ड की जो वाइब्रेशंस जो स्ट्रेंथ रहती है वो भी चेंज हो रही है। सो इसी वजह से ये आई चाहे प्रेजेंट हो, बट एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें जो ये CO2 मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक वाइब्रेशन मिलेगा दैट विल बी IR एक्टिव, और उसकी वैल्यू रहेगी 2350 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंड वाइब्रेशन की बात की। अब बाकी बचे दो। अब ये देखो CO2 मॉलिक्यूल, तो CO2 मॉलिक्यूल है बेंडिंग वाइब्रेशन। अगर मैं इसको एरो के फॉर्म में आपको समझाऊं तो पहले आप देखो रेड कलर के एरो, तो ये आप कह पाओगे कि हमने जो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ाए थे उसमें आउट ऑफ प्लेन एक टाइप था। बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर आउट ऑफ प्लेन वैगिंग होना एंड ट्विस्टिंग होना, एक एटम अंदर आए एक दूसरा एटम बाहर जाए ऐसा। यहाँ पे वैगिंग वाइब्रेशन हम दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। सेंट्रल एटम को छोड़ के अगर सेंट्रल एटम दूसरी से ऑपोजिट प्लेन में जा रहा है तो दोनों ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेंगे। सो एक ट्विस्ट टाइप का होगा, बट ऑक्सीजन एटम के लिए दोनों सेम साइड पे जा रहे हैं तो वो होंगे हम वैगिंग वाइब्रेशन। तो ये देखो आप ऑक्सीजन दोनों एटम बाहर आ रहे हैं। जस्ट लुक एट टू द रेड कलर एरो, रेड कलर को देखना, ऑब्जर्व करना, दोनों वाइब्रेट दोनों ऑक्सीजन एटम बाहर आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और जो पीछे जा रहे हैं तो ग्रीन कलर का एरो आपको देखना है, उसको फॉलो करो। तो उस अकॉर्डिंगली बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड आपका चेंज होगा, वाइब्रेशंस चेंज होंगे। तो जिस तरीके से बॉन्ड का नेचर भी चेंज होता है, प्लेन चेंज होता है, स्ट्रेंथ चेंज होती है, IR रेडिएशन तो आप कंटिन्यूअसली सेम अप्लाई कर रहे हो, बट उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चेंज होगी, और इसी वजह से यहाँ पे हमें या तो दोनों ऑक्सीजन एटम बाहर की साइड जाएंगे, या मतलब रेड कलर एरो, या तो दोनों ऑक्सीजन एटम पीछे की साइड जाएंगे, दैट इज ग्रीन कलर एरो। तो आपको दो वाइब्रेशंस मिलेंगे, बट अल्टीमेटली दोनों तो सेम ही, एक प्लेन के बाहर जा रहा है एक प्लेन के अंदर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू सेम मिलेगी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो हमें एक्चुअली मिलेंगे दो, बट उनकी जो वैल्यू रहेगी वो एक ही रहेगी, 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो CO2 मॉलिक्यूल की 667 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आपको दो बेंडिंग वाइब्रेशंस मिलेंगे। सो दो बेंडिंग वाइब्रेशन, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, टोटल 3 IR एक्टिव वाइब्रेशंस मिले, जबकि एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो आपका हुआ IR इनएक्टिव वाइब्रेशन। अगर उल्टा बोलने जाए तो रमन एक्टिव वाइब्रेशन हमें एक मिल रहे हैं, और जबकि रमन इनएक्टिव वाइब्रेशन हमें टोटल 3 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये हुआ सिलेक्शन रूल। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया CO2 मॉलिक्यूल के लिए। अब आप दूसरा मॉलिक्यूल समझ सकते हो, SO2 मॉलिक्यूल है, N2O मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, आपके सिलेबस के अंदर रहेगी। तो ये पूरा सिलेक्शन रूल्स है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जब भी हम बात करें कि IR एक्टिव वाइब्रेशन, रमन इनएक्टिव वाइब्रेशन, तो आपको एक चीज याद रखनी है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिंपली मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दूं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ H2O मॉलिक्यूल, तो इसमें से 90% स्टूडेंट ऐसे ही बोलेंगे सर इसमें भी आई प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो किस तरीके से वो बोलेंगे कि जितने डिस्टेंस पे हाइड्रोजन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हाइड्रोजन है, बट रॉन्ग। ऑपोजिट मतलब कहाँ पे आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आई एब्सेंट है ही नहीं, आई तो है नहीं। तो हमें ऐसा भी मिल सकता है, जो IR के अंदर हमें ट्रांजिशन मिलेंगे वो रमन में भी एक्टिव ट्रांजिशन मिलेंगे। जो IR में इनएक्टिव ट्रांजिशन हो सकता है रमन में भी इनएक्टिव ट्रांजिशन मिले। तो जो खेल है पूरा का पूरा सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई का खेल है, यहाँ पे उसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बात थी पूरी सिलेक्शन रूल्स की। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो फैक्टर्स। जैसे अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी था फर्स्ट, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर समझाए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन यूवी स्पेक्ट्रम, लैम्बडा मैक्सिमम। उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन IR स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले क्यों ऐसा चेंज होता है कि IR स्पेक्ट्रम चेंज कैसे होता है?
तो ये जो फैक्टर्स है एक्सप्लेन किए थे, जो रूल था वो हुक्स लॉ। बेस्ड ऑन द हुक्स लॉ पूरे के पूरे फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हुए। एक सिंपल सा फंडामेंटल चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है कि अगर मैं बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ OH ग्रुप, तो OH ग्रुप मतलब क्या? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हुआ वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक OH ग्रुप, एक होता है फिनोलिक OH ग्रुप। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, लेक्चर के दौरान भी मैं ये समझा रहा था। अल्कोहलिक OH ग्रुप, फिनोलिक OH ग्रुप एंड एसिडिक OH ग्रुप। तो देख सकते हो OH तो एक ही है बट 3 अलग अलग टाइप्स है। अल्कोहलिक मतलब सिंपल कार्बन चेन। अब उसमें मिथेनॉल की बात करें तो 1 कार्बन, इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेनॉल 3 कार्बन, आइसोप्रोपेनॉल की बात करें 2 कार्बन चेन ब्रांच बाय 1 कार्बन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट उसके साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। फिनोलिक OH ग्रुप की बात करें तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा। एसिडिक OH ग्रुप की बात करेंगे तो हम वो कार्बन के साथ जुड़ा होगा, वही कार्बन दूसरे C डबल बॉन्ड वो कार्बन से जुड़ा होगा, कुछ इस तरह। तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप जैसे जैसे चेंज होता है तो है तो सही फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप, बट तीनों के लिए उसकी वैल्यू आएगी अलग अलग। तो इसी वजह से ये जो फैक्टर्स रहते हैं कि बॉन्ड लेंथ और उसका एनवायरनमेंट। अगर आप बोलो कि सर मिथेनॉल एंड इथेनॉल के अंदर सभी वैल्यूज सेम आएगी तो रॉन्ग। अगर हम देखने जाए इथेनॉल के अंदर CH3CH2OH होगा आपका स्ट्रक्चर, जबकि मिथेनॉल के अंदर होगा CH3OH। तो वहां पे कार्बन कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जो आपको थियोरेटिकली जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है एग्जैक्टली वही वेव नंबर या तो फ्रीक्वेंसी आपको एक्सपेरिमेंटली मिले। हमेशा कहा जाता है कि जो थियोरेटिकल वैल्यू हमें मिलती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच नहीं होती है। बट इसी वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं IR स्पेक्ट्रम जो रहता है वो कौन से फॉर्म में होता है? बैंड फॉर्म में। टू बी वेरी प्रिसाइज में हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि IR स्पेक्ट्रम होगा वो आपको बैंड फॉर्म में मिलेगा। सो रफली अगर मैं बोलूं अल्केन ग्रुप की बात करूं, कार्बन कार्बन अल्केन ग्रुप, तो कार्बन कार्बन अल्केन ग्रुप के लिए जो वैल्यू होती है वेव नंबर के फॉर्म में वो होती है 3050 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 2950। आप देख सकते हो 100 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों? तो इसका ऐसा ही रहता है कि अगर कार्बन कार्बन एक हो या दूसरे अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, वैल्यू आपको अगर मिलती है 2975 सेंटीमीटर इनवर्स, तो हो गई ना इस रेंज के अंदर आ गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू कभी मैच नहीं होगी। मतलब डिफरेंस रहेगा बट वो रेंज में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों अलग। यहाँ पे अगर मैं बोलूं 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, तब आप नहीं कहोगे कि ये कार्बन कार्बन के अल्केन की है, तब दूसरा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा उसके लिए। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है कि आपको जो IR फ्रीक्वेंसी वेव नंबर दिया जाता है वो आपकी रेंज के अंदर फॉल होना चाहिए, उसके क्लोज रहना चाहिए। तो फैक्टर्स काफी रहते हैं। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर है कपल्ड वाइब्रेशन और उसी के साथ फर्मी रेजोनेंस। तो कपल्ड वाइब्रेशन की बात किस लिए कही जाती है? जब आपके पास सेम मॉलिक्यूल होता है, जैसे हम यहाँ पे बात करें CH2 मिथिलीन ग्रुप। अगर मैं मिथिलीन ग्रुप की बात करता हूँ CH2, अगर सिंपल सा कार्बन CH ग्रुप रहता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो हमें एक ही टाइप का वाइब्रेशन मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, CH2 मिथिलीन ग्रुप आया, कार्बन की दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, इट इज एज लाइक ए CO2 मॉलिक्यूल। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए, बट यहाँ पे 2 एटम हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, सेम वे में CH2। तो होगा क्या कि आपको 2 टाइप के मिलेंगे, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस। थियोरेटिकली अगर हम देखने जाए तो हमें मिलेगा एक वाइब्रेशंस मिलते हैं, बट अगर एक्सपेरिमेंटली देखी जाए तो आपको सिमेट्रिक वाइब्रेशंस भी मिलते हैं, एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस भी मिलते हैं। दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। और एक्सपेरिमेंटली इतना प्रूव हुआ है कि जब आपको एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मिलते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मिलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वेव नंबर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक वाइब्रेशन। इसलिए यहाँ पे लिखा है asymmetric vibration has the higher value of wave number compared to the symmetric vibrations। तो ये होते कपल वाइब्रेशन। मतलब CH2 मॉलिक्यूल अगर होगा मिथिलीन ग्रुप तो आपको 2 अलग अलग वैल्यूज मिलेगी,
सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की, आप उसके ऊपर से आइडेंटिफाई कर पाओगे कंफर्मली कि मेरा CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। दो वाइब्रेशंस मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कपल्ड। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहता है तब हमें मिलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो उसको हम कभी वहां पे हमें कभी नहीं मिलेगा कपल्ड वाइब्रेशन। और कपल्ड वाइब्रेशंस मिलते हैं तो वाइब्रेशंस, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं। हाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मिलेंगे, ऑर्डर ऑफ, तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे कार्बन एट हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बात करें हेक्सेन मॉलिक्यूल की तो 6 कार्बन होते हैं, उसमें से 4 कार्बन टर्मिनल CH3 ग्रुप, बाकी के बीच वाले 4 कार्बन क्या हो गए, सब CH2 ग्रुप वाले हो गए। तो सब 4 मिथिलिन ग्रुप्स आए, मतलब 4 into 2 8 आपको कपल्ड वाइब्रेशंस मिलेंगे। अब ये इमेजिन करना, 8 कपल्ड वाइब्रेशन मिलेंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो वैल्यूज होगी, जो वाइब्रेशंस होगी, वो ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होंगे तो याद करो ये टर्म ओवरटोन, मैंने आपको बोला था ओवरटोन की वैल्यूज बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो उस ओवरटोन को बोला जाता है, ऐसे वाइब्रेशन को बोला जाता है फर्मी रेजोनेंस। एनरिको फर्मी नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने देखा था कि इतने सारे वाइब्रेशंस क्यों मिलते हैं मुझे, तो वही चीज उनको देखने को मिली कि नंबर्स ऑफ कपल्ड वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। एक ही वैल्यू पे ऊपर बहुत सारे स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, ओवरलैप होने लगते हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस टाइम पे कि कौन सा ग्रुप है। इसलिए हम उसको रेफरेंस के साथ मैच करते हैं, तब इसको बोला जाता है फर्मी रेजोनेंस। ये हुआ फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें खास ये देखने को मिलेगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका एनवायरमेंट, एटम है उसका एनवायरमेंट, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये सब जो इफेक्ट आती है उसमें क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज वाले एटम्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हम CO2 की बात करें, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई हम सब्स्टिट्यूशन करें तो अगर सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को रिमूव कर दे यहाँ से हम, और दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप ला दे, CH3OH है, वहां से हम Cl ग्रुप ला दे, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, सब्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया आपका, इस वजह से आपका वाइब्रेशन चेंज होगा। बट व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन सब इफेक्ट की वजह से भी आपके IR वाइब्रेशंस चेंज हो सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट, अपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी समझाया था। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है वो हमें पता है कि जब भी आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा या तो आपका खुद का मॉलिक्यूल होगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल जाता है और हाइड्रोजन फ्री अवेलेबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। और दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको सिंपल सा समझाऊं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, या तो सेम मॉलिक्यूल या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल दो होने चाहिए, 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। 2 मोल्स हो गए मॉलिक्यूल के, या तो दोनों सेम होंगे या तो अलग अलग होंगे, बट वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एटम प्रेजेंट हो गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इंट्रा को क्या बोलेंगे, विद इन योर मॉलिक्यूल, आपके मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब होगा क्या, जब हम बात करेंगे कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। अब ये सिंपल सी चीज है, समझो कि दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो इसका खुद का एक स्पेक्ट्रा है, इसका खुद का एक IR वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है, दोनों मर्ज हो रहे हैं तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसलिए इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे कुछ इस तरीके से, इस तरीके का ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा। जबकि हम इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो विद इन योर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका जो स्पेक्ट्रम था ब्रॉड होगा शायद इनिशियली, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वैल्यूज और नैरो डाउन हो गई, शार्प हो गई। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगा तो शार्प एंड इंटेंस आपको IR पीक मिलेगा। सेकेंड थिंग, डाइल्यूशन जब हम करते हैं, डाइल्यूशन जब करते हैं तो दो मॉलिक्यूल आ जाते हैं उस टाइम पे, तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उतना रोल रहता नहीं है। तो डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो आपकी IR की फ्रीक्वेंसी, IR के वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसी वजह से
इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कंसंट्रेशन के ऊपर आपके आईआर स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रहती है, जबकि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर उतनी डिपेंडेंट रहती नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से कंसंट्रेशन का उतना कोई मैटर रहता नहीं, डायल्यूशन करो या ना करो। तो ये तीन पैरामीटर्स थे, तीन फैक्टर्स थे। कपल वाइब्रेशन, फर्मी रेजोनेंस बोला जाता है, सेकंड होता है थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एंड थर्ड आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था पूरा का पूरा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिलेक्शन रूल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आईआर स्पेक्ट्रम। सो थैंक यू। बाकी के जो रेडियो नेक्स्ट थियरी होगी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।